नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ में क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक का एक नया चैप्टर जिसका नाम है संसद। इस वीडियो में विस्तार पूर्वक इस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। जल्दी से ओपन करिए ये वाला चैप्टर अपनी बुक में और हमारे साथ करिए इस बुक को हाईलाइट। और जितने न्यू स्टूडेंट हैं उन सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से इस बुक को आप लोग मार्केट से बाय कर लीजिएगा या फिर आप इस बुक को ऑनलाइन बाय करिए। दोस्तों कहते हैं कि 10 किताब को एक बार में ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा किसी एक किताब को तरीके से 10 बार पढ़ लेना। जब बार बार किसी बुक का रिपीट करते हो हर बार आप कुछ ना कुछ तो नया पक्का पाते हो, जिसे कहते हैं बिटवीन द लाइन स्टडी। मतलब जो आपकी बुक में नहीं लिखा होगा ना, उस पर भी आपका क्या हो जाएगा, मंथन स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन ये पर्सनैलिटी आपकी बन गई उस दिन आपका एग्जाम क्रैक निश्चित है। ठीक है, एग्जाम क्रैक होता है कॉन्फिडेंस के साथ, और कॉन्फिडेंस बनता है जब आप तरीके से पढ़ते हो, किसी एक बुक को ईमानदारी के साथ कंप्लीट करते हो और अपने बेस को स्ट्रांग करते हो। थिंक अबाउट इट। बाकी दोस्तों ज़्यादा वक्त हम लोग जाया नहीं करेंगे, ना ही अपना ना ही आपका। स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पेज नंबर 268, यहाँ पर आपको मिलेगा ये चैप्टर 8.12। नाम है इसका संसद। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार संसद का कंसेप्ट हमने किस देश से अडॉप्ट किया है। जैसे हमने संविधान के विभिन्न स्रोत, जैसे कि हमने आपको बताया पिछले वीडियो में कि संविधान के अंदर संविधान संशोधन प्रणाली, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इमरजेंसी, राइट, मौलिक कर्तव्य या फिर संविधान की प्रस्तावना की भाषा, ये सभी की सभी चीज़ें विभिन्न स्रोत हमने विभिन्न देशों से अडॉप्ट किए हैं। तो वैसे ही हमारा क्या था, संसद जो बना था उसकी थॉट को हमने किसी अन्य देश से अडॉप्ट किया था। उस देश का नाम क्या है ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अभी जो मैंने आपको बताया विभिन्न स्रोत, ये सभी स्रोत हमने किस देश से लिए हैं उन सब के नाम की लिस्ट आप मुझे कमेंट करेंगे। जितने हमारे ओल्ड स्टूडेंट लगातार सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो तो करेंगे। अगर जो न्यू स्टूडेंट है अगर उनको पता है तो आप भी हमको कमेंट कर सकते हैं। राइट दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे संसद के बारे में। तो भारतीय शासन व्यवस्था में इंग्लैंड के समान वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाया गया था। ठीक है, वेस्टमिंस्टर लंदन का वो स्थान है जहाँ पर इंग्लैंड की संसद स्थित है। ठीक है, और जब हमने ये देखा कि इंग्लैंड में एक संसद है जो पूरे देश को कंट्रोल करती है, उसी के आधार पर उस देश का संचालन होता है, तो वैसे ही वो थॉट हमको अच्छी लगी तो हमने भी पहली बार संसद की मांग को अपनी रेज किया। और संसद के गठन का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में निहित है? दोस्तों ये आर्टिकल नंबर आपका है 79। क्या है आर्टिकल नंबर 79? इसके अनुसार भारत की संसद के 3 अंग होंगे, एक होगा राष्ट्रपति, सेकंड लोकसभा एंड थर्ड आपका होगा राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर बनती है हमारी क्या, संसद। क्या बनती है? संसद। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है SRL, संसद के गठन का उल्लेख, राज्यसभा के गठन का उल्लेख और लोकसभा के गठन का उल्लेख किस आर्टिकल में निहित है, किस अनुच्छेद में दिया गया है। अभी हमने जाना संसद एस बोले तो संसद, राज्यसभा R 80 और लोकसभा 81। तो ये बैक टू बैक आर्टिकल हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलो अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। दोस्तों राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250। मैक्सिमम इतनी होगी, इससे ऊपर नहीं होगी, जिसमें 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे। और बाकी जो आपके 12 मेंबर हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राइट, इसमें आपके साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वाले जो व्यक्ति हैं उसको इनका मेंबर बनाया जाता है। ठीक है, उनको इस राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, अधिकतम संख्या कितनी है राज्यसभा की? 250 है। इसमें 238 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं व्यक्ति, और जो 12 मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और इस बात का उल्लेख, ठीक है, इस बात का जो राइट है राष्ट्रपति को किसने दिया? ये दिया आर्टिकल नंबर 18 इसको। अनुच्छेद 80 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और उसके बाद में ये सभी साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा क्षेत्र में विशिष्ट योगदान रखते हों। वर्तमान में स्थिति क्या है ये जान लेते हैं। वर्तमान में 245 मेंबर हैं राज्यसभा में, जिनमें 229 राज्य से और 4 संघ राज्य क्षेत्र से हैं। ठीक है, यहाँ पर 238 में से इतने क्या है हमारे पास वर्तमान में प्रेजेंट हैं, और तथा 12 मनोनीत सदस्य हैं। ये 12 का 12 एग्जैक्ट हैं। यहाँ संख्या 12 थी मैक्सिमम, और अभी क्या वर्तमान में 12 हैं। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए न्यूमेरिकल डाटा आपको कैसे याद होगा? सर हमको याद नहीं होता ये 245, 229, 4 या फिर 12, हम कुछ टाइम में भूल जाएंगे, हम कैसे इसका सॉल्यूशन निकालें? देखिए आपको सिंपल 6x4 का एक बोर्ड लाना है या फिर 4x3 का एक बोर्ड लाना है, दीवार पर उसको ठुकवा देना है, ड्रिल करवा देना है। ठीक है, खड़े होकर जब लिखोगे इन सब चीज़ों को, इन नंबर को कम से कम 10 बार व्हाइट बोर्ड में सामने मार्कर से खड़े होकर, ध्यान रखिएगा, खड़े होकर के बोल बोल के वॉल्यूम आपको कम से कम थोड़ा हाई होना चाहिए।
10 बार बोलोगे तो ये सभी नंबर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, लेकिन इतने पापड़ कौन बेलेगा सर, बहुत मेहनत है इसमें तो ठीक है बेटा, संरक्षण पड़ोसी का हो जाएगा, पड़ोसी कर लेगा याद। थिंक अबाउट इट। ठीक है, मेहनत तो देखो से करनी पड़ेगी। कहते हैं कुछ करने की भी कीमत चुकानी पड़ती है और कुछ ना करने की भी। फैसला आपका है कि आपको कीमत कब चुकानी है, अभी तरीके से मेहनत करके कीमत चुका लो, या फिर बुढ़ापे में जब आपकी ओवर एज हो जाओगे आप लोग, फिर आप पछताओगे काश उस टाइम में पढ़ लिया होता। एक 4x3 का बोर्ड ही तो कहा था सर ने लाने के लिए। चलो, अब बात करते हैं इसका कार्यकाल। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल, इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, जिसमें से 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में, क्या प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इस बात का उल्लेख आपको दिया गया आर्टिकल नंबर 83 पार्ट 1 में। अनुच्छेद 83 1 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 1/3 मेंबर प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करेंगे। ठीक है, ये करिए आप लोग हाईलाइट, जो हाईलाइट पॉइंट दिए गए हैं उन सबको अपने हाईलाइट बुक में करते चलते रहना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं, राज्यसभा की संरचना को हम क्या कहते हैं, ये संसद का क्या होता है, ये अपर हाउस होता है। राज्यसभा क्या होता है, अपर हाउस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये शायद इस बुक में शायद नहीं दिया गया, जस्ट मुझे अभी याद आया तो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। राज्यसभा की जो संरचना होती है उससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, देखिए संसद का गठन आर्टिकल नंबर 79 था, राज्यसभा की संरचना आर्टिकल नंबर 80। बाकी हम बात करेंगे आगे लोकसभा के बारे में। दोस्तों, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए पहली शर्त तो ये है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। आप इसको एज्यूम ये करिए कि आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है, कल बनना है आपको, आप इसकी डिटेल पढ़ रहे हो। जब चीज़ों को अपने साथ में रख के देखोगे तो आपको आसानी से चीज़ याद हो जाएगी। तो सही बात है, भारत के नागरिक बन सकते हो बिल्कुल, लेकिन आपकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो। अभी आपकी एज 22 साल है, 19 साल है, 23 साल है, तो नहीं बन पाओगे आप यार। कम से कम को एज 30+ चाहिए। और इस बात का उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 84 पर, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। ठीक है, जो क्राइटेरिया चाहिए उससे संबंधित आर्टिकल कौन सा आपका, आर्टिकल नंबर 84 आप रीड करोगे। अब राज्यसभा में स्थानों का आवंटन ये दिया गया चौथी अनुसूची में। बिहार के 16 है, सदस्यों की संख्या 16, मध्य प्रदेश के 11, राइट, मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात 11 है, और मध्य प्रदेश भी 11 है, उत्तर प्रदेश 31 है, दिल्ली में कितने हैं, 3 हैं। और इस तरह से अगर हम इसको योग करेंगे तो हम पाएंगे 233 वर्तमान में ये स्थिति बनी हुई है। उसके बाद दोस्तों सीधे आपको आना है यहाँ पे राज्यसभा के पदाधिकारी। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, और इस बात का वर्णन या फिर उल्लेख दिया गया आर्टिकल नंबर 89 पार्ट 1 में। अच्छा, वर्तमान में अगर हम बात करेंगे राज्यसभा के सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी जून 2023, 1 जून आज चल रहा है। तो बताइए वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, इनका नाम क्या है। भाई, राज्यसभा के बारे में हम कई बार अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। राज्यसभा के सभापति कौन हैं, जल्दी से कमेंट करिए बच्चे। राइट आंसर है क्या, जगदीप धनखड़। और राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करिए, जो लगातार हमारी लाइव क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म के बच्चे हमारे हैं वो मुझे पर्सनली मैसेज ड्रॉप करेंगे, लेकिन यूट्यूब के जितने स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो में कमेंट करेंगे। देखिए, उपसभापति का नाम क्या राज्यसभा का, इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। और राज्यसभा के महासचिव कौन है बच्चे, प्रमोद चंद्र मोदी। कौन, प्रमोद चंद्र मोदी, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिंपल सा दिया गया आर्टिकल ध्यान रखिएगा, 89 पार्ट 1। उपसभापति का चयन राज्यसभा करती है, ध्यान रखिएगा। जो उपराष्ट्रपति बनता है उसमें योगदान जो होता है वो राज्यसभा का भी होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उपसभापति राज्यसभा का हरिवंश नारायण सिंह जी वर्तमान में हैं। हम बात कर रहे थे राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति। कंफ्यूज मत होना, सभापति में और उपराष्ट्रपति में। सभापति बोले तो उपराष्ट्रपति हमारे भारत का, ठीक है। अगर बोलेगा उपसभापति तो आप बोलोगे हरिवंश नारायण सिंह। कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी को यहाँ पे, क्लियर, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला पॉइंट हमारा है कि राज्यसभा के अन्य अधिकार क्या होते हैं। दोस्तों, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है। कोई विधेयक, धन विधेयक उसके पास में अगर आता है तो वो केवल अपनी राय दे सकता है। एक सिफारिश का अधिकार उसके पास में है जो लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं है।
अगर उसने अपनी राय दी राज्यसभा ने कि हाँ थोड़ा सा इसमें ना धन विधेयक में ये मॉडिफिकेशन होना चाहिए, कुछ इस टाइप का होगा तो अच्छा रहेगा, केवल एक राय दे सकता है, अपनी एक छोटी सी सिफारिश कर सकता है, उसको लगेगा ये चीज़ में ऐड नहीं हुई, ठीक है चलो हम ऐड कर देते हैं, क्या पता मान जाए लोकसभा। तो ये लोकसभा बाध्यकारी नहीं है राज्यसभा की बात को मानने के लिए, खास तौर पे धन विधेयक के बारे में। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 डेज तक अपने पास रख सकती है। अगर 14 डेज तक राज्यसभा के लोगों ने मंथन नहीं करा, विधेयक वगैरह ध्यान से देखा ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसको पारित मान लिया जाएगा। सिंपल सी बात ये है। अब राज्यसभा धन विधेयक में ना तो कोई संशोधन कर सकती है और ना ही उसे अस्वीकार कर सकती है। तो फिर सोचता राज्यसभा की यार जब कोई राइट है ही नहीं तो काहे हम खुद को परेशान करें भाई, कर दो होल्ड, या फिर ठीक है टाइम पे भेजो फाइल वापस, जो करें कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा धन विधेयक में ना तो कोई संशोधन कर सकती है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती और ना ही इस पर कोई कोई अपनी मत ला करके कि जो गुस्सा है या फिर अस्वीकारिता नहीं जता सकती। अब बात करते हैं लोकसभा के बारे में। थोड़ा ध्यान से पढ़िए दोस्तों, लोकसभा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, राज्यसभा अपर है और लोकसभा के आपका निम्न सदन होता है। इसके सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनती है। आप देखते हैं लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं आपके एरिया में, तो मतलब किस लिए होता है, इसलिए तो होता है। ठीक है, लोकसभा की संरचना का आर्टिकल कौन से बेटा, आर्टिकल नंबर 81 है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, कम होगी चलेगा बट इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पे जो लिमिट हमारी कितनी है, 552, 552। तो फिलहाल इनमें 530 मेंबर जो होते हैं वो राज्यों के होते हैं, निर्वाचन द्वारा क्या होते हैं यहाँ पर आते हैं, और 20 सदस्य क्या होते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं। जो राष्ट्रपति होता है बाकी वो 2 आंग्ल भारतीय सदस्य क्या करता है, मनोनीत करता है, और इस बात का राइट देता है आपका क्या, राष्ट्रपति को, आर्टिकल नंबर 331। कुल सदस्यों की संख्या 545, राज्यों से 535, संघ राज्य क्षेत्रों से 13, आंगल से 2। ध्यान रखिएगा आंगल से कितने हैं, फिलहाल 2 हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर राज्यसभा के बारे में क्या डिस्कस किया था हमने, वो सभी लिस्ट आप मुझे वीडियो को पॉज करके कमेंट करके भेजिए आंसर जल्दी से। देखते हैं पिछला कितना अटेंशन आपका इस वीडियो के प्रति है, कहीं आप पिछली बातों को भूल रहे हो तो वीडियो को देखने का फायदा है नहीं, अननेसेसरी आप टाइम खर्च कर रहे हो, अपना डाटा खर्च कर रहे हो। ठीक है, आंखों को दे रहे हो स्ट्रेस, वो अलग बात है कि आप दुनिया भर की चाहे भले इंस्टाग्राम की रील्स वॉच कर लेते होंगे, लेकिन पढ़ते समय पिछला भूल रहे हो। थोड़ा बेटा तरीके से पढ़ो। बाकी दोस्तों ये कोई प्रवचन या कि भगवत गीता की क्लास नहीं चल रही यहाँ पे है, ठीक है, समझदार के लिए सारा काफ़ी होगा, जिसको ज़रूरत होती है वो बिना समझाए पढ़ रहा होता है। अभी भी पढ़ रहा हो कोई ना कहीं किसी भी हालत में, किसी भी हालात में। कुछ लोग खेतों में पढ़ते हैं अपने जा करके, बोरी बिस्तर ले गए अपना, बचड़ाई ले गए हल्के बिछाने के लिए, तिरपाल ले गए, वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, और आप तो अपने कमरे के अंदर पढ़ रहे हो, तब ये हाल है। चलो चलो फोकस करते हैं वीडियो पर। देखिए प्रत्येक जनगणना के बाद में पुनः समायोजन, 242वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्यों में लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया था। देखिए किसकी सीटें कितनी होंगी, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, ये सब डिसाइड हुआ था 1971 में। सबसे पहली बार हुआ था 1976 में, उसके बाद हुआ था क्या, ये हुआ था 1971 में। अब इसके बाद लगातार आप दोस्तों पढ़ सकते हैं चीज़ों को अच्छे से। सो फाइनली ये इंपॉर्टेंट है बट केवल पढ़ लीजिएगा, इसको हाईलाइट करने की अभी आपको आवश्यकता नहीं है, बस केवल आप पढ़ सकते हो 104 वाला। 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ था, इसे 80 वर्षों तक बढ़ा करके वर्ष 2030 तक कर दिया गया था कि इन सीटों में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जो डिसाइड करी गई हैं राज्य के स्थान, ठीक है, सीटों का आवंटन वो सेम रहेगा, कब तक रहेगा, 2030 तक। उसके बाद में हो सकता है कि इसमें मॉडिफिकेशंस हो सके, वो बताएगा वक्त। अब बात करते हैं वयस्क मताधिकार क्या होता है। दोस्तों पहले जो हमारी वोट करने की जो आयु सीमा थी वो थी 21 वर्ष, और 21 वर्ष से घटा करके अब उसको कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष कर दी गई है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका संशोधन हुआ था ये हुआ था 61वां संविधान संशोधन, कब हुआ था, 1989 में। और निर्वाचन में मत देने का हकदार
हम सभी हैं, 18 वर्ष के जो हो चुका है वो सभी के सभी क्या कर सकते हैं, वोट देंगे। और इस बात का हमको राइट कौन देता है, आर्टिकल नंबर 326। कौन देता है, आर्टिकल नंबर 326। लोकसभा में स्थानों का आवंटन, ध्यान से पढ़िएगा, किसकी सीट कितनी है, उत्तराखंड के 5 स्थान है, 5 सीटें हैं, बिहार की 40, गुजरात की 26, मध्य प्रदेश की 29, महाराष्ट्र की 48, उत्तर प्रदेश की 80, दिल्ली की 7, दमन और दीव की 1। देखिए मैंने सबको हाईलाइट क्यों नहीं करा, वजह ये है कि बाकी सब चीज़ें क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन जो मैंने हाईलाइट करी किया हुआ है ये सभी के सभी क्वेश्चंस सीटों से संबंधित आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसलिए आपको ये लिस्ट, कम से कम इस लिस्ट में इतना तो आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं लोकसभा की अवधि कितनी होती है, राज्यसभा की अवधि कितनी थी, कितने मेंबर अवकाश ग्रहण करते हैं वो डिस्कस किया था। देखते हैं भी क्या पढ़ रहे हो आप लोग, कमेंट करिए, पॉज करिए वीडियो को फटाफट, जरा आपकी जो आंखें खुले भाई, क्या पढ़ रहे हो आप लोग। अगर आपको या याद तो है, हमको क्यों बेफालतू में टाइप करेंगे, हम लोग क्यों टाइम खर्च करेंगे अपना। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, बेटा टाइपिंग करने से वो जो टॉपिक है, वो जो न्यूमेरिकल फिगर है, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में वो नंबर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कमेंट करो। बाकी जो मर्जी के मालिक हैं, जो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, वो प्लीज़ कुछ ना करें, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी मत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी मत करिएगा। जी हाँ, मत करिएगा बोल रहा हूँ मैं, आप चलिए अपने हिसाब से। चलो ठीक है, अब बात करते हैं लोकसभा की अवधि, आर्टिकल नंबर 83। लोकसभा अपने पहले सत्र के प्रारंभ होने की तारीख से लेकर के 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। लेकिन बाद में एक संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो आया था 1976 में। अब इसमें 5 वर्ष से बढ़ा करके इसका कार्यकाल लोकसभा का 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन बाद में एक 44वां संविधान संशोधन और आया था, कब आया था, 1978 में। कब आया था, 1978 में। फिर से उसको 5 कर दिया गया, फिर से इसको 5 कर दिया गया। बस ये पॉइंट आप करिए हाईलाइट। इसके बाद में लोकसभा का मेंबर अगर आपको बनना है तो आपके लिए क्या क्या कंडीशंस होगी। आप सबसे पहली बात तो भारत के नागरिक हों, कॉमन सी बात है, भारत के नागरिक हों, लेकिन यहाँ पर आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। 25 वर्ष के हो बन जाओगे, 26 के हो बन जाओगे, 24 के होंगे बिल्कुल नहीं बनोगे। क्या आप 25 वर्ष के हो तो फिर आप तैयार बन जाओ, हो जाओ भाई, बन जाओ लोकसभा का मेंबर, अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये इसका क्या है, क्राइटेरिया है। इसके अलावा सीधे हम आते हैं लोकसभा के अधिकारी के बारे में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ध्यान से पढ़िएगा इसको दोस्तों, कि आर्टिकल नंबर 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों के बीच से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनता है। जो आपका ये लोकसभा है, इसी में से आपका अध्यक्ष बनेंगे, इसी में से आपके उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होने में क्या होगा दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाले मेंबर यदि लोकसभा के सदस्य नहीं है तो अपना पद रिक्त कर देगा। या फिर आप कह सकते हो कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। एग्जाम में तो सबसे पूछा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे सौंपता है, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। आपस में ये क्या करते हैं, स्वैप कर लेते हैं। स्वैप बोले तो मतलब इन द सेंस कि अपने रिटायरमेंट लेटर थमाते हैं हाथ में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया एसएससी एमटीएस में, एक बार मुझे अच्छे से याद है। अब दोस्तों 10वीं अनुसूची के अनुरूप लोकसभा का उल्लेख किया गया 10वीं अनुसूची में। इसमें ये साफ साफ कहा गया कि वह दल बदल संबंधी मामलों का निर्धारण और सदस्यों की निर्धारिता का निर्धारण करता है और सदस्यों के द्वारा शपथ। आर्टिकल नंबर 99 के अनुसार संसद के दोनों सदन का प्रत्येक मेंबर, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, क्या होती है, इनकी औथ होती है, इनकी शपथ होती है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त जो भी व्यक्ति होगा उसके समकक्ष, राष्ट्रपति के समकक्ष तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेगा। ठीक है, तीसरी अनुसूची में इस बात का उल्लेख किया गया है, जितने भी हमारे हायर पोस्ट होते हैं राज्यसभा के, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, बाकी जो मैक्सिमम हमारे हायर पोस्ट होते हैं, उसकी शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाता है। इस बात का उल्लेख कहाँ किया गया है, हमारी तीसरी अनुसूची में। कौन सी, तीसरी अनुसूची में। अच्छा, इसके अलावा जो भी हमारे विभिन्न पद होते हैं हमारे संविधान के अंदर, हायर जो रैंक होती है उसमें जो पदाधिकारी बैठे होते हैं, उनके जो भत्ते वगैरह होते हैं, वेतन होता है, पेंशन होता है, इन सब का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, इन सभी का उल्लेख किया गया हमारी दूसरी अनुसूची में। कौन सी, सेकंड अनुसूची में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग।
अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष। देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो पहले अध्यक्ष हैं इनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या नाम है इनका? गणेश वासुदेव मावलंकर। और इनका कार्यकाल 1952 से लेकर के 1956 तक का था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमारी क्या थी? ये हमारी पहली लोकसभा थी। तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। और सेकंड एम ए अयंगार। ठीक है, एम ए अयंगार। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हुकुम सिंह तक को करना अपने हाईलाइट, अच्छे से इसको याद कर लेना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और है, संविधान के आर्टिकल नंबर 94 में, 94 के अधीन लोकसभा क्या हो सकती है? डिसॉल्व, मतलब भंग हो जाने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना पद नई लोकसभा की प्रथम बैठक होने तक नहीं छोड़ेगा। इस बात का उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको? आर्टिकल नंबर 94 पर। तो ये आपको साइड में कहीं लिख लेना है। अच्छा, वर्तमान में हमारी जो ये मतलब वर्तमान में जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? अभी हाल ही में नई संसद भवन भवन बनी और उन्होंने अपनी स्पीच दी थी, याद है आपको? प्रधानमंत्री मोदी जी के बगल में वो लगातार खड़े हैं हर एक फुटेज में। ये रिकॉर्डिंग हो रही है जून 2023 में। नई संसद भवन का अभी उद्घाटन हुआ है। तो बताइए भाई, वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वेरी आंसर, ओम बिरला। अब बात करते हैं स्थानों का रिक्त होना। स्थानों का रिक्त होना। कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा है, मतलब एक ही व्यक्ति राज्यसभा में भी है और वही व्यक्ति लोकसभा में नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो उसे अपनी मर्जी से किसी एक पद का त्याग करना पड़ेगा, या तो लोकसभा रहोगे या फिर राज्यसभा रहोगे, अन्यथा किसी एक सदन में उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। यदि कोई सदस्य, ठीक है, लोकसभा का मेंबर 60 दिनों की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी जो मेंबरशिप है ऑटोमेटिकली क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। 60 दिन क्या है? ये लिमिट है। गायब रहा भाई, पर्सनल कोई काम कर रहा है, अपना जहाज चल रहे हैं उससे कुछ और भाई, ठीक है, साइड में कुछ पार्ट टाइम काम भी पकड़ रखा है उसने, यहाँ से सैलरी उठा रहा है, वहाँ का भी कुछ काम संभाल रहा है। होते ना ऐसे काफ़ी लोग। मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर संसद के सत्र। संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट, सेकंड मानसून और थर्ड होता है शीतकालीन सत्र। और बजट सत्र फरवरी से लेकर के मई तक ये वर्ष का पहला सत्र होता है, इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होती है। और ये सबसे लंबा सत्र होता है, फरवरी से लेकर के मई तक। उसके बाद एक आता है मानसून सत्र, जो जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है। और तीसरा आपका आता है शीतकालीन सत्र, नवंबर से दिसंबर तक। ये सबसे छोटा सत्र होता है। एग्जाम में आपसे दोस्तों पूछा जाता है कि संसद का वह कौन सा सत्र है जो सबसे छोटा होता है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन को दे देता है। ऑप्शन से बजट, ठीक है, ऑप्शन बी मानसून सत्र, ऑप्शन डी शीतकालीन सत्र एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बच्चे कंफ्यूज? तो इसलिए ध्यान रखना, जो भी हमारे भारत का संचालन होता है, संसद में जो भी एक्टिविटी होती है, उसको अलग अलग सत्रों में बांटा गया है। एक सत्र क्या? बजट, मानसून, शीतकालीन। बाकी दोस्तों इसमें आपसे ये साइन डाई वगैरह पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, ये इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं है लेकिन फिर भी आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। बाकी जो आप बुक में कर रहे हैं हाईलाइट, बाद में इसको पढ़ लेना। अभी हम बात करते हैं संसद की विधायी प्रक्रिया। संसद में प्रस्तुत विधेयक निम्न 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य विधेयक, एक होता है धन विधेयक। इसका संबंध है आर्टिकल नंबर 110 से। आर्टिकल नंबर 110 को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें को मिलेगा क्या? धन विधेयक। और आर्टिकल नंबर 117 में आपको मिलेगा क्या? वित्तीय विधेयक। और आर्टिकल नंबर 368 में आपको मिलेगा संविधान संशोधन विधेयक। अब बात करते हैं सामान्य विधेयक। आर्टिकल नंबर 107 के अनुसार सामान्य विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। कोई विधेयक तब पारित समझा जाएगा जब संसद के दोनों सदन पर उस पर सहमत होते हैं और उसे पारित कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला विधेयक है सामान्य विधेयक, इसमें दोनों की मंजूरी चाहिए। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा। अगर इन केस भैया लोकसभा वालों ने मुंह फुला लिया, हम तो नहीं कर रहे हैं, जाओ जी क्या करोगे, तो फिलहाल राज्यसभा लोकसभा दोनों को साथ में बुलाएगा राष्ट्रपति, भैया यहाँ जाओ एक काम करो, गणेश चौधरी बने तुम लोग, आ जाओ जरा एक काम करो, मीटिंग करते हैं। तो इसको बोलते हैं संयुक्त सत्र। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाने के बाद में फाइनली ये डिसाइड होता है कि वो पारित होगा या फिर नहीं।
राष्ट्रपति की स्वीकृति। दोस्तों कोई भी विधेयक होगा, पारित विधेयक कोई भी अध्यक्ष या सभापति के द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होता है। उसके बाद जो फाइनल साइन करता है वो करता है राष्ट्रपति उस पर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो पारित हो जाता है। विधेयक को अनुमति दे सकता है, ऐसा होने पर विधेयक अधिनियम बन जाता है। अधिनियम का ओरिजिन क्या होता है, विधेयक से, तो वो विधेयक क्या होता है, अधिनियम बन जाता है। और इस बात का जो राइट देता है राष्ट्रपति को स्वीकृति का, वो देता है आर्टिकल नंबर 111। आर्टिकल नंबर 111। अब सीधे अब आते हैं धन विधेयक के बारे में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल नंबर 110 में वो कौन सा आर्टिकल जिसमें आपका धन विधेयक का उल्लेख किया गया, आर्टिकल नंबर 110। अब यहाँ पे धन विधेयक केवल लोकसभा में तथा राष्ट्रपति की संस्तुति द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। और धन विधेयक पारित होने की प्रक्रिया क्या होती है, यह समझिएगा। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है कि अगर आपको कुछ लग रहा है, कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ आपकी राय हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। राइट। और ये जो प्रोसेस होता है ये होता है आर्टिकल नंबर 109 के तहत। आर्टिकल नंबर 109 पार्ट 2 के तहत राज्यसभा उसमें संशोधन नहीं कर सकती है, बल्कि संशोधन की सिफारिश कर सकती है। और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि वो उस धन विधेयक को अपने पास अपनी सिफारिश के लिए, अपने मतलब कि सुझाव के लिए केवल 14 डेज तक रख सकती है, उससे ऊपर वो नहीं रखेगी। 14 डेज के अंदर अंदर उसको वो धन विधेयक वापस करना पड़ता है कि जाओ भी ले जाओ, हमने पढ़ लिया, कुछ चेंजेस नहीं करने, या फिर चेंजेस करने क्या करने हैं बता देते हैं वो लोग। ठीक है, राज्यसभा ने विधेयक पारित कर दिया। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने विधेयक पारित कर लिया है। अगर 14 डेज में कोई एक्शन राज्यसभा ने लिया ही नहीं, मेंबर ने लिया ही नहीं, उस पर कोई विचार विमर्श किया ही नहीं, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पारित मान लिया जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं राष्ट्रपति की अनुमति। धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह या तो अपनी स्वीकृति दे देता है या फिर इसे रोक करके रख सकता है, लेकिन वह धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। इस बात का राइट देता है आर्टिकल नंबर 111। किसको, राष्ट्रपति को। अब यहाँ पे आप आइएगा, धन विधेयक आर्टिकल नंबर 110, संविधान संशोधन विधेयक मोस्ट टाइम पे। आर्टिकल नंबर 368 में ये कहा गया है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान में संशोधन की प्रणाली को हमने किस देश से अडॉप्ट किया है। अभी शुरुआत में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से हमने स्रोत अन्य देश से लिए हैं, है ना। भाई संविधान बना कैसे है, हमने इमरजेंसी किसी और देश से ली है, संविधान संशोधन हमने किसी और देश से लिया है, इमरजेंसी किसी और देश से लिए है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने किसी और देश से अडॉप्ट किए हैं, ये विचार है ना। संविधान की प्रस्तावना की भाषा किसी और देश से हमने अडॉप्ट की है, याद आ गया। मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य, लास्ट टू लास्ट वीडियो में ही हमने अच्छे से डिस्कस किया है, विस्तार पूर्वक बताया हमने। आगे बढ़ रहे हो, पिछला भूल रहे हो। तेज घोड़े पर सवार तो आप लोग हो, लेकिन आप उसकी लगाम आपके हाथ में है ही नहीं। ये तो वही हो गया, कितना खाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी ने कितना डाइजेस्ट किया ये इंपॉर्टेंट है, कितने घंटे पढ़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी ने कितना संभाल के रखा, माइंड में कितना सेव है वो डाटा आपके पास, ये इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्फिडेंस लेके जाओगे तो एग्जाम कराएगा, वरना क्या होगा, खालियत गए खालियत वापस आ गए। ये करना एग्जाम में क्या, नहीं ना, तो फिर एग्जाम आप देने जा रहे हो एग्जाम क्रैक करने के लिए, ना कि चिड़िया उड़ी खेलने के लिए। वहाँ पर क्या करोगे, हॉल के अंदर चिड़िया उड़ी खेलोगे, नहीं ना, तो फिर तरीके से पढ़ो, 2 बार वीडियो को वॉच करिए और बुक को मार्केट से लाइए, हाईलाइट करिए। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। मौलिक अधिकार हमने लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य रूस से, ठीक है। और जो हमारे कानून व्यवस्था है ये हमने लिए जापान से, और संविधान संशोधन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से, इमरजेंसी हमने लिए जर्मनी से, एंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने लिए कहाँ से, आयरलैंड से, और प्रस्तावना की भाषा संविधान की ये हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अब बात करते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट। बजट का उल्लेख आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 112 में। और पता है इस शब्द का उल्लेख ना संविधान में है नहीं कहीं पर भी। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष हमारा भारत का क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, लेकिन भारत का एक ऐसा भी राज्य है जिसने अपना वित्तीय वर्ष क्या करा, चेंज कर दिया था। वो कौन था, मध्य प्रदेश। कौन था, मध्य प्रदेश। तो रेलवे बजट को आम बजट से एक वर्ष समिति की सिफारिश पर 1921 में अलग कर दिया गया। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. षटमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया। और संविधान में बजट का प्रयोग नहीं किया गया, ये मैंने अभी आपको बताया जस्ट कुछ समय पहले। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, सीधे मूव कर जाइए वित्तीय समितियों के बारे में। एक होती है प्राक्कलन समिति, मोस्ट टाइम पे है। प्राक्कलन समिति है क्या, वास्तव में ये वित्तीय समिति का एक अंग है।
तो प्राक्कलन समिति का गठन पहली बार 1950 में हुआ था और इस समिति का गठन प्रति वर्ष हर वर्ष लोकसभा में जब बजट प्रस्तुत होता है उसके किए जाने के बाद 1 वर्ष की इसकी लाइफ होती है प्राक्कलन समिति की। और इस समिति का गठन लोकसभा के 30 मेंबर के द्वारा होता है, ठीक है, और इसमें राज्यसभा का कोई भी मेंबर शामिल नहीं होगा। और मंत्री परिषद के सदस्यों को इस समिति में शामिल नहीं किया जाएगा, ना राज्यसभा ना मंत्री परिषद, लोकसभा के सभी मेंबर होते हैं इसमें। अब यहाँ पे भारत सरकार ये लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेगा। और लोक उपक्रम समिति कब बनाई गई थी? 1964 में। और इसमें टोटल कितने हैं? 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7। अब यहाँ पे आइए आप लोग दोस्तों, यहाँ पर रुके 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 थोड़ा सा। यहाँ पे हमारा क्या, लोक लेखा समिति। हाँ, सबसे पहले लोक लेखा समिति 1921 में गठित की गई थी। ये संसद की सबसे पुरानी समिति होती है। इस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य सहित कुल 22 मेंबर होते हैं। जो पहली बार दोस्तों यहाँ पे जो प्राक्कलन समिति बनाई गई थी इसको आप पढ़िएगा। और यहाँ पे साफ साफ ये कहा गया था कि राज्यसभा का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होगा। जो ये पहली बार बनाई गई थी प्राक्कलन समिति 1950 में, उसके बाद में 1950 के बाद में तो यहाँ पे थोड़ा सा उसमें ऐड किया गया था। इससे पहले लोकसभा लेखा समिति में राज्यसभा के भी थे, लोकसभा के भी थे। अब बात करते हैं कार्य। किसी वित्तीय मामले में भ्रष्टाचार, तो इसकी जांच करेगा, जैसे कि लोकपाल लेके आओ, अन्ना हजारे वगैरह, वो सब बहुत नहीं होता। अच्छा, वर्तमान में हमारे जो लोकपाल ये जो हैं, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? लोकपाल के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, उनका नाम क्या है? देखते हैं करंट अफेयर कितना स्ट्रांग है आपका। ये रिकॉर्डिंग हो रही है दोस्तों 1 जून 2023 को। राइट आंसर इसका प्रदीप कुमार मोहंती। लिख लो इसको एक बार, इस चीज़ को लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट है। साइड में रखो बुक के एक बार, बाकी चेंज होंगे तो उसको ऑन द स्पॉट इसी पेज पे आकर के उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब ये करती है क्या, ये सभी जो समिति बनाई गई है लोक लेखा समिति, इसका काम है कि जो हमारा फाइनेंशियली जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो हमारा स्पेंड हो रहा है, जो हमारा खर्चा हो रहा है, वो सही जगह हो रहा है फिर नहीं हो रहा, कहीं उस पर करप्शन तो नहीं हो रहा, उसकी जांच करने के लिए बनाई जाती है कमेटी है। तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच करती है कमेटी। भैया को पता होगा ना, हमारे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम बोलते हैं कैग CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और एक होते हैं महालेखा नियंत्रक, कौन है वर्तमान में? CGA कौन है हमारे? ये हैं SS दुबे। तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं इसकी जांच। कहाँ खर्चा कितना हुआ, आओ भाई जांच करते हैं आपके। कहाँ खर्चा करा तुमने इतना भाई, काहे करा इतना खर्चा? चलो कहीं करप्शन तो नहीं हो गया? A to Z इन ये पोस्ट काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, ध्यान रखिएगा। कैग और CGA कुछ छोटी मोटी पोस्ट नहीं है ये। अब हम बात करते हैं, एक मिनट रुको रुको रुको, बजट प्रस्तुत कहाँ आ गया? हाँ, ये हो गया। थोड़ा सा ना अभी हॉटस्पॉट चल रहा है सब कुछ। हाँ, चलो ये विभागीय वाला कर लेना, हाईलाइट इसको पढ़ लेना बहुत अच्छे से। विभागीय समितियों की स्थापना की सिफारिश सबसे पहले 1989 में लोकसभा की नियम समिति के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे केवल आपको पढ़ना है क्या, प्राक्कलन समिति, लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? 30 होते हैं, ठीक है, और कुल मेंबर कितने हैं? 30 हैं। जबकि लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 मेंबर होंगे, राज्यसभा के 7 मेंबर होंगे। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि आखिरकार लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये 22 है। प्राक्कलन समिति में कितनी है? 30 है। इसमें राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, सीधे के 30 मेंबर कहाँ से आएंगे? लोकसभा से आएंगे। और ये इसमें भी मंत्री परिषद का कोई भी मेंबर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है सार्वजनिक उपक्रम की समितियाँ, 10, 5, 15, ये ध्यान रखना है बस। अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर होगा आपका न्यायपालिका, पेज नंबर 278 को हम बाद में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी नई जानकारी आपको प्राप्त हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी जिसका जीवन का उद्देश्य केवल वीडियो को डिसलाइक करना है तो वीडियो को डिसलाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब मत करिएगा। धन्यवाद।